नमस्ते बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 8th क्लास का हिंदी में 16वां पार्ट इसका फर्स्ट होगा पानी की कहानी। पानी की कहानी पाठ के लेखक है रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखित ये पानी की कहानी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले वाला पाठ शायद नहीं है कोर्स में। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर सरक कर हथेली पर आ गई। ये रामचंद्र तिवारी जी द्वारा कहे गए कथन हैं। लेकिन सबसे पहले हम पाठ स्टार्ट करें उससे पहले बात कर लेते हैं कठिन शब्दों की। तो हमने कुछ चुनिंदा कठिन शब्द लिए हैं, इनको हमें पहले अपने दिमाग में लेना है, याद करना है, ताकि पाठ को पढ़ते समय हमें थोड़ा पाठ सरल लगे। पहला है आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब बच्चों होता है हैरानी। और सरक कर यानी फिसल कर। सृष्टि का मतलब नज़र, ठहरना का मतलब रुकना, झनकार का मतलब मधुर स्वर या मधुर धुन, मालूम का मतलब होता है जानना, भूमि यानी होता है धरती, निर्दयी यानी दया रहित, रोएदार यानी रेशेदार, घृणा यानी नफरत, अधिकांश का मतलब होता है ज़्यादातर, असंख्य का मतलब होता है बहुत सारे, सांसद का मतलब होता है कष्ट, और भाग्य कहते हैं किस्मत को, मार्ग यानी पथ, और ब्रह्मांड का मतलब होता है सृष्टि। उथल पुथल का मतलब होता है बच्चों चारों तरफ से जो हलचल मचती है ना, उसे उथल पुथल कहते हैं। तो लेखक कहता है कि मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मानो एक छोटी सी बूंद मेरे हाथ पर आकर गिरी। मैं आश्चर्य का ठिकाना न रख पाया जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली तक आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी भयंकर झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि ये स्वर मेरी हथेली से निकल रही है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वो दोनों हिलमिल करके स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो वो बोल रहे हैं। संकलित पाठ है जो आपके बसंत के भाग 3 से लिया गया है। लेखक रामचंद्र तिवारी है और इन्होंने हाथ पर ओस की बूंद आ गिरी है और उसमें उसका अनुभव महसूस किया है। लेखक कहते हैं कि किसी काम से वह रास्ते पर जा रहे थे और बेर की झाड़ी पर से एक मोती सी बूंद आकर के उनकी कलाइयों पर गिरी और सरक सरक करके हथेली पर आ गई। तो ओस की एक बूंद को देख करके लेखक हैरान हो उठे कि कोई बूंद पेड़ से आकर उनके हाथ पर कैसे गिर सकती है। ये जानने के लिए उनकी जिज्ञासा जाग उठी थी। जैसे ही लेखक ने अपनी नज़र ओस की बूंद की तरफ पटकी, थोड़ी देर बाद लेखक को सितारों के तारों की तरह कुछ संगीत सा सुनाई देने लगा। लेखक ने सोचा कि कोई सितार बजा रहा होगा। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर लेखक को एहसास हुआ कि ये आवाज़ उन्हीं की हथेली से आ रही है। ध्यान से देखने पर लेखक को मालूम हुआ कि जो उनकी हथेली पर एक बूंद गिरी थी वह 2 हिस्सों में बंट गई थी और वे दोनों हिल मिलकर ऐसे आवाज़ पैदा कर रही थी मानो दोनों बूंदें आपस में बातचीत कर रही हो। उस सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे रहा न गया, मेरे मुख से निकला गया कि कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली,
मैं ओस हूँ। जानता हूँ, मैंने कहा मैं जानता हूँ। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी कहते हैं, मालूम है। मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। मैंने कहा और सोचा झूठी, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है जो तू आई है। बूंद फिर बोली, मानो मेरे अविश्वास से उसे बड़ा दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों द्वारा हृदय टटोलती फिर रही थी कि एकाएक मैं पकड़ी गई और मैं आ गई। यानी यहाँ लेखक कहना चाहता है बच्चों, लेखक को अपने आप में यह एहसास हुआ था कि बूंद मधुर ध्वनि से बातचीत कर रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि बूंद उसे कुछ कहना चाहती है, क्योंकि उसे सुनो सुनो की आवाज़ आ रही थी। लेखक कुछ नहीं बोला, फिर भी लेखक को दोबारा आवाज़ आई कि भाई सुनो सुनो। जब लेखक से रहा न गया, उस समय वह उत्सुकतावश लेखक के मुंह से निकल गया कि कहो कहो। लेखक जैसे ही ओस की बूंद से बात करने लगा तो ओस की बूंद मानो खुशी से हिली और बोली कि वह ओस है। ओस ने कहा, लोग इसके इस रूप को पानी के नाम से जानते हैं, जल के नाम से जानते हैं। ये जानकारी ओस ने जब लेखक को दी तो उन्हें ये पहले से पता है। जब ओस की बूंद उसे अपने बारे में बताने लगी तो वह लेखक की हथेली पर बेर के पेड़ से कैसे आई। जब ओस की बूंद ने लेखक को बताया कि वह बेर की झाड़ी से उसके हाथ पर आई तो लेखक ने उससे कहा कि वह झूठी है, क्योंकि बेर के पेड़ पे कोई पानी का फव्वारा थोड़ी लगा हुआ है। बूंद को इस बात का दुख हुआ। बूंद ने फिर कहा कि वह पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी और कणों का हृदय टटोलती हुई इधर उधर आ गई और अचानक पकड़ी गई। कैसे, मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर की तरफ इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी से भी लगभग इतना ही बड़ा है। इसको बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए, ये रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी में खींच लेते हैं। कुछ तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और कुछ है वो अधिकांश का सब कुछ छीन करके उन्हें बाहर निकाल देते। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप रहा था। बूंद के पकड़े जाने की बात सुनकर के लेखक ने इसका कारण पूछा तो वो उसकी बूंद बताती है कि लेखक से कहती है कि वह पेड़ देख रहे हो ना, वह ऊपर से जितना बड़ा है उतना ही नीचे से ज़मीन के अंदर है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें ज़मीन के अंदर तक फैली है। जड़ों के रोए हुए निर्दयी होते हैं, वो बिल्कुल दया नहीं करते हैं। बूंद लेखक से कहती है कि उसके जैसे बहुत सारे जलकण रोए को बलपूर्वक धरती की ओर खींच लेते हैं। कुछ तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और ज़्यादातर पानी से जो कण हैं वो अपने अस्तित्व को खो देते हैं और उनका सब कुछ छीन जाता है और पेड़ के द्वारा उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, अर्थात वह अपना रूप खो देते हैं। लेखक कहते हैं कि जब वो उसकी बूंदें यह सब बता रही थी तब उसका शरीर घृणा के साथ में कंपकपा रहा था। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े हो, यूँ ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने वे मेरे लिए असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण न्यौछावर किए। मैं बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खजानों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोई ने मेरा शरीर छू गया। मैं कांप उठी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वो पकड़ करके मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा बड़ी उत्सुकता के साथ। लेखक ने किसको पूछा? और उसकी बूंद को पूछा। मैं कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और मानो मैं उसका हाथ पकड़ करके उसे आगे खींच रही हूँ।
मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया, उसके लिए स्थान बनाने के लिए मुझे कुछ दबाया जा रहा था। आगे एक बूंद मेरा हाथ पकड़ के ऊपर खींच रही थी, मैं उन दोनों के बीच में पिसती चली जा रही थी। यहाँ ओस की बूंद द्वारा लेखक को स्वयं का जीवन संघर्ष बताया जा रहा है। बच्चों, किस प्रकार ओस की बूंदें रोए से बसती हुई दूर भागने का प्रयास करती है। यानी जड़ें, रोए का मतलब जो जड़ों के अंदर से छोटे छोटे कोशिकाएं निकलती है, वो क्या करती है, पानी को यानी पानी की बूंदों को पी लेती है, नष्ट कर देती है, उससे पेड़ आगे बड़ा होता है। यानी बूंद ने लेखक को बताया कि वह क्या समझता है कि ये पेड़ इतने ही बड़े हो गए, ऐसे ही बड़े हो गए, इन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए उसके बहुत सारे साथियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। यानी पानी को, पेड़ को पनपने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अतः इस तरह से ओस पेड़ के बारे में बताती है कि पेड़ों का जो विकास हुआ है ना, उसमें जल कणों का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेखक कहते हैं कि ये कहानी इतनी रोचक होती जा रही थी कि वे उसे बहुत सी ध्यान लगा करके सुन रहे थे। बूंद लेखक को बताती है कि वह जमीन के पोषक तत्वों को अपने शरीर में घुला करके खुशी खुशी इधर उधर घूम रही थी कि उसकी बुरी किस्मत के कारण वह एक दिन रोए से टकरा गई और उसे घबराहट हुई। उसे दूर भगाने का मैंने प्रयास भी बहुत किया, लेकिन रोए ने एक बार पकड़ के मुझे, जो ये रोए एक बार मुझे पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। और जब रोए के द्वारा मैं जब खींच ली गई, तब लेखक की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी कि अब ओस की बूंदों के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो उन्होंने ओस की बूंदों से आगे पूछा कि उसके बाद, हे ओस की बूंद, उसके बाद क्या हुआ। बूंद अपनी कहानी लेखक को बताती हुई आगे कहती है कि उसे एक छोटी सी कोठरी जैसी जगह में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा मालूम पड़ा कि कोई उसे पीछे से धक्का दे रहा है और मानो उसको पकड़ करके खींच रहा है। ओस कहती है कि उसका एक भाई भी वहाँ लाया गया। उस जलकण को उसी जगह से ओस की बूंद के द्वारा दबाया गया, उसे कुचला जा रहा था। उसके बाद एक बूंद ने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे ऊपर खींचा। ओस को कोई पीछे से धक्का दे रहा था तो कोई ऊपर खींच रहा था। ओस उन दोनों के बीच में फंस गई, यानी ओस की बूंद उन दोनों के बीच में फंस गई। लगभग 3 दिन तक ये सांसद भोगती रही, यानी ये कष्ट भोगती रही। मैं पत्तों में नन्हे नन्हे छेदों से होकर के जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा कि पत्तों पर पहुंचते ही मैं उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पे ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और जो सूर्य में उड़ने की शक्ति देते हैं वह अपने घर जा चुके थे और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे थे कि मेरे लिए वहाँ स्थान ही नहीं था उड़ने के लिए। मैं अपने भाग्य के भरोसे पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी तक तुम्हें देखा तो मैं जान आ गई कि रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर मैं कूद पड़ी हूँ। इस दुख और भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता भी तुम्हें छू नहीं सकता। ओस की बूंद लेखक को बताती है कि लगभग 3 दिनों तक मैं कष्ट भोगती रही। ओस की बूंद आगे कहती है कि जब वह पेड़ की पत्तियों तक पहुंची तो छोटे छोटे पत्तों के द्वारा छेदों से निकल करके वो जान बचा करके भाग करके आई। फिर उसने सोचा कि पत्तों पर पहुंचते ही वह उड़ जाएगी, परंतु अपनी जान बचाकर बाहर निकली तो आगे जाकर के मालूम हुआ कि रात हो गई और वो किसी पत्ते पर सिमटी पड़ी रही। उसके बाद में सूर्य अस्त हो चुका था। उड़ने की शक्ति बूंद को उस समय नहीं मिल रही थी, क्योंकि बूंद को उड़ाने वाले कौन होते हैं? सूर्य होते हैं, और सूर्य उस समय अपने घर जा चुके थे। जब सूर्य निकला और उष्मा से भाप बनकर उड़ी, बूंद लेखक से कहती है कि उस समय वायुमंडल में इतने कण उड़ रहे थे कि मेरे लिए कोई स्थान नहीं बचा था। और धीरे धीरे वो ओस की बूंद से लेखक कह रही है कि ओस की बूंद लेखक से कह रही है कि जैसे ही उसने लेखक को देखा तो उसकी जान में जान आई। वह निश्चित हो गई कि अब मुझे कोई हानि नहीं
पहुंचा सकता और अपनी रक्षा की खातिर वो लेखक के हाथ पे आकर कूद पड़ी। जब लेखक ने ओस की बूंद की दुख भरी कहानी सुनी तो लेखक को मन में बड़ा दुख हुआ। लेखक ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि जब तक वह लेखक के पास है तब तक उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। बच्चों, आगे बूंद कहती, भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद, मैं जब तक सूर्य न निकले तब तक मेरी रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी जो तुम्हारा हाथ तनिक भी नहीं दुखेगा। अच्छा सुनाओ। एक दिन हुए मेरे पुरखे यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन नामक दो गैसें वायुमंडल के लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल में निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? जब लेखक ने ओस की बूंद को उसकी रक्षा करने का आश्वासन दिया तो बूंद ने लेखक को धन्यवाद दिया कि अब उसकी रक्षा चाहती है, तब तक ही जब तक कि सूर्य न निकले। तो ओस की बूंद ने अपना जीवन, अनोखे जीवन की घटनाओं के बारे में उन्होंने बताया कि मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से भरा है। ओस की बूंद लेखक को कहानी सुनाने के बारे में कह रही थी कि वह अपनी जीवन की कहानी अगर लेखक को सुनाएगी तो लेखक का हाथ थोड़ा सा दुखेगा नहीं, अर्थात लेखक को बूंद को अपने हाथ में लेने में कोई कष्ट नहीं होगा। लेखक भी उत्साहपूर्वक बूंद के जीवन की घटनाओं के बारे में सुनने के लिए तैयार हो गया। ओस की बूंद लेखक को सृष्टि के निर्माण की कहानी सुना रही थी और बूंद कहती है कि उसके पूर्वज जहां उसकी रचना हुई थी, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्य के घेरे में लिपटे रूप में मौजूद थी, उस समय ये गैसों के रूप में मौजूद थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब ब्रह्मांड में हाहाकार मचा हुआ था या हलचल मची हुई थी। कुछ समय निर्माण हो रहा था, अर्थात नए नए ग्रहों का निर्माण हो चुका था और अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे, अर्थात ब्रह्मांड में ऐसी हलचल हो रही थी और ग्रह और उपग्रहों का निर्माण होता रहा। फिर लेखक ने ओस की बूंद से प्रश्न किया कि क्या उसके पूर्वज अब सूर्यमंडल में या सौरमंडल में मौजूद नहीं है? तो उसने कहा है। तो बच्चों, आज का हमारा पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है। दूसरे पार्ट में हम आगे आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन आज के कुछ प्रश्न मैं आपको दिए देता हूँ। हमारा आज का पहला प्रश्न लिखिए, जो आपको SW में करना है। SW में करना है। प्रश्न नंबर पहला लिखिए, क्या देखकर ये ठीक इधर वाला आएगा ठिकाना। दूसरा प्रश्न लिखिए, तीसरा प्रश्न लिखिए,
बच्चों एक बार प्रश्नों को मैं दोहरा देता हूँ, आप एक बार ध्यान से सुन कर के लिख सकते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, क्या देखकर लेखक के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दूसरा है, ओस की बूंद कहाँ से आई थी। तीसरा है, ओस को और क्या क्या कहते हैं। कौन और किसके बलपूर्वक पृथ्वी की ओर खींच रहा था, यानी कौन किसको बलपूर्वक पृथ्वी की ओर खींच रहा था। तो बच्चों आज का हमारा ये फर्स्ट पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगले सेकंड पार्ट में आपसे इसी पार्ट के बारे में और आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।